साथियों नमस्कार। टीचर्स एकेडमी ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट से मैं हूं अमरीश शुक्ला। आप सबका बेहद स्वागत है आपके अपने चहेते संस्थान। टीचर्स एकेडमी एकमात्र संस्थान है जो आपको अध्यापक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। आज टीचर्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म से बीपीएससी टीयर 2 में चयनित सभी अध्यापकों को बहुत बधाई, खूब शुभकामनाएं हैं। और हमारे संस्थान से जो भी छात्र पढ़े थे उनका चयन हुआ, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा, सभी विषयों में बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। तो पूरे टीचर्स एकेडमी परिवार की तरफ से सबको खूब बधाई और शुभकामना। जिसका चयन नहीं हो पाया उसको अग्रिम बधाई और शुभकामना है। लगे रहें। एक ही चीज दुनिया में है जो कभी जाया नहीं जाती, व्यर्थ नहीं जाती, उसका नाम है मेहनत। तो आपने जो मेहनत की है वो रंग लाएगी। थोड़ा सा देर हो सकता है लेकिन दुरुस्त होगा। तो साथियों, आप सबके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है कि हम लोगों ने कई बैचेस शुरू किए हैं, जिसमें एक तो बीपीएससी का भी बैच हमने शुरू किया है। बीपीएससी में अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं। बीपीएससी का किसका? एस्टेट का। बीपीएससी में एस्टेट के लिए भी बैच है। यूजीसी नेट हिंदी के लिए भी बैच है और फर्स्ट पेपर के लिए भी बैच है। टीजीटी और पीजीटी, एनटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता और डी+B के लिए भी बैचेस हैं। आप इन सभी बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। हमें केवल व्हाट्सएप करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर नोट कर लीजिए। नंबर है 9628959237। तो चलिए आज की कक्षा शुरू करते हैं। हम लोग उपन्यास पढ़ रहे हैं और आज से उपन्यास को पढ़ेंगे। अभी तक उपन्यास की भूमिका हम लोग देख रहे थे, तो उपन्यास की भूमिका लगभग हम लोगों ने समझ ली है और आज से हम एक एक रचनाकारों के उपन्यासों को पढ़ेंगे और उनमें से जो महत्वपूर्ण उपन्यास हैं उसके विषय में पूरी जानकारी भी रखेंगे। तो सबसे पहले आज इस उपन्यासकार की बात करेंगे, श्रद्धाराम फिल्लौरी की। श्रद्धाराम फिल्लौरी के विषय मैंने कल चर्चा के दौरान आपसे बताया था कि मूलतः ये पंजाब अमृतसर के रहने वाले हैं और ओम जय जगदीश हरे जो आरती है इनके द्वारा ही लिखी गई है। कविताएं भी इन्होंने कई लिखी हैं। हिंदी के अलावा उर्दू में भी इन्होंने रचनाएं लिखी हैं और पंजाबी में भी इन्होंने रचनाएं लिखी हैं। उपन्यास इनका एक प्राप्त होता है जो बहुत महत्वपूर्ण है और उसकी महत्ता क्या है कल मैंने आपको लिखा दिया था और बता दिया था। इसके बाद मैंने कल आपसे बताया था हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जिसे घोषित किया गया परीक्षा गुरु 1882 को, उसके पात्र को भी मैंने बता दिया था और कथानक से भी आपको अवगत करा दिया था। उपन्यास के दोनों वीडियो पब्लिक हैं, यूट्यूब पर हैं और आप चाहें तो उसे जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। आज साथियों हम बात शुरू करेंगे बालकृष्ण भट्ट साहब से। किससे बात करेंगे? बालकृष्ण भट्ट साहब से। वैसे जो भट्ट टाइटल है ये ब्राह्मण होते हैं और मूलतः कश्मीर से इनका संबंध होता है। तो बालकृष्ण भट्ट के दो उपन्यास ज्यादा चर्चित हैं, उसके अलावा भी उपन्यास चर्चित हैं और इन्होंने एक पत्रिका निकाली थी प्रयागराज से। इनका जन्म भी प्रयागराज में ही हुआ था। इनका जो उपन्यास में योगदान है वो काफी महत्वपूर्ण है और दो उपन्यास इनके सबसे ज्यादा चर्चित हैं जो आपको याद रखना पड़ेगा। नूतन ब्रह्मचारी 100 अजान एक सुजान। नूतन ब्रह्मचारी 100 अजान एक सुजान। तो ये दो रचनाएं तो इनकी आप नोट ही कर लीजिए, रट डालिए, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछा जाता है। दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो 1886 की है, एक 1892 की है। 1886
और एक 1892। दो इनके बहुत महत्वपूर्ण और चर्चित उपन्यास हैं। एक उपन्यास इनका और है जो थोड़ा सा आप उसको कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण है, इसका नाम है रहस्य कथा। रहस्य कथा, इसका डेट है 1879। तीन उपन्यास जो काफी महत्वपूर्ण हैं और चर्चित हैं। इनके अलावा भी इन्होंने उपन्यास लिखे हैं, तो साहित्य जगत में उन उपन्यासों की चर्चा कम होती है, कम उनका नाम लिया जाता है, लेकिन हम लोग उन उपन्यासों की भी चर्चा करेंगे और उसको लिखेंगे भी। तो वो और कौन से उपन्यास हैं जो हमें याद करने हैं, जिसमें उपन्यास का नाम है गुप्तवैरी। गुप्तवैरी, एक उपन्यास है कि रसातल यात्रा। रसातल यात्रा, एक उपन्यास का नाम है उचित दक्षिणा। ठीक है, और हमारी घड़ी, हमारी घड़ी, और सद्भाव का अभाव। तो ये इनके कुल उपन्यास हैं। मैंने आपको बताया कि शुरू के दो उपन्यास जो हैं वो परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, और उसके बाद के जो उपन्यास हैं वो उतने महत्वपूर्ण नहीं है। फिर भी हमें सभी उपन्यास याद रखने होंगे। तो नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, रहस्य कथा, गुप्तवैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव इत्यादि इनके उपन्यास हैं। नूतन ब्रह्मचारी इनका चर्चित उपन्यास है। इसका जो नायक है, विनायक है। विनायक इसका नायक है। इसके हृदय परिवर्तन की कथा यहां बताई गई है। ये क्या करता है? डाकुओं का हृदय परिवर्तन करता है। इस उपन्यास के केंद्र में क्या है? डाकुओं का हृदय परिवर्तन। तो डाकुओं का हृदय परिवर्तन जो है वह नूतन ब्रह्मचारी में मिलता है, और यह उपन्यास 1886 का है, और बहुत जगह इसकी डेट आपको 87 भी मिलती है। 1886 भी मिलेगी और इसकी डेट कहीं कहीं 1887 भी मिलती है। ठीक है, लेकिन सही डेट क्या है? 1886 है। अब इस उपन्यास का जो पात्र है वो, उसका पात्र का नाम भी पूछा जाता है, जो मुख्य पात्र है। डाकुओं का हृदय परिवर्तन करने के कारण इस उपन्यास को एक महत्वपूर्ण उपन्यास की श्रेणी में रखा जाता है। अब इनके सारे उपन्यासों को हम ट्रिक से कैसे याद करें, ये हमारे लिए चुनौती है। मैं क्या करता हूं कि आप सबसे एक ही चीज का निवेदन करता हूं कि आप सब उपन्यास जब भी पढ़िए तो उसे इस तरह से पढ़िए कि रचनाकार से रचना को जोड़ने का प्रयास करिए। ठीक है, आप जब भी रचनाकार से रचना को जोड़कर याद करने का प्रयास करेंगे वो कभी भूलेगा नहीं। तो चलिए आज हम प्रयास करते हैं, पुनः रचनाकार से रचना को जोड़ते हैं। अब उपन्यास यहां पर हमने लिख दिए। उपन्यास क्या है? बालकृष्ण भट्ट के हैं। तो यहां पर हम बालकृष्ण भट्ट
को क्या याद करेंगे कि एक बालक कृष्ण है जो कि भट्ट से हर जगह गिर जाते हैं। बचपन में जो छोटे बच्चे होते हैं क्या करते हैं, गिर जाते हैं हर जगह। तो बस यही हमारी ट्रिक है, हम रचनाकार से ही ट्रिक बनाते हैं। तो हमने आज की ट्रिक बनाई कि जो बालक कृष्ण है वो भट्ट से गिर जाते हैं, क्योंकि छोटे हैं गिर जाते हैं, नटखट हैं। तो बाल कृष्ण भट्ट। अब इनके उपन्यास को उससे जोड़ के याद करें। नूतन ब्रह्मचारी। अब देखिए बालक कृष्ण है तो क्या होंगे, ब्रह्मचारी होंगे और नए नए ब्रह्मचारी। तो कृष्ण भगवान बचपन में क्या थे, ब्रह्मचारी थे, नूतन ब्रह्मचारी थे, नए नए ब्रह्मचारी थे। विनायक ये पात्र हो गया, उसे याद नहीं करना, वो तो अलग से याद करना है। 100 अजान एक सुजान, 100 अजान एक सुजान। और जब वो ब्रह्मचारी बने, कौन, बालकृष्ण, तो वो 100 अजान करते थे और एक सुजान से मिलते थे। सुजान आप देखिए तो रीति काल में एक ऐसा शब्द है जो बार बार प्रयोग में आया है, सुजान। आप सब मुझे कमेंट करके बताएं कि सुजान शब्द का अर्थ क्या होता है। देखते हैं कितना लोग सही जवाब देते हैं। आपको बताना है सुजान शब्द का अर्थ, ठीक है। तो सुजान का मतलब होता है पति प्रेमी, परमात्मा, कुशल, समझदार और सयाना। ये सारे अर्थ होते हैं सुजान के। तो श्री कृष्ण भगवान यानी बाल कृष्ण क्या थे, वो सारी चीजें उनके अंदर थी। क्या क्या थी, एक तो समझदार थे, सयाने थे, कुशल थे, निपुण थे, पति या प्रेमी भी थे और परमात्मा भी थे यानी कि कृष्ण भी थे। तो ये सारी चीजें उनके अंदर थी यानी कि सुजान थी। तो बाल कृष्ण सुजान। कृष्ण का एक दूसरा नाम भी है जिसे सुजान कहते हैं। तो इस तरीके से नूतन ब्रह्मचारी थे वो, और 100 अजान एक सुजान थे। रहस्य कथा। अब बाल कृष्ण की आप देखें तो कितनी सारी रहस्य कथाएं हैं, आपको मिल जाएंगी। श्री कृष्ण भगवान ने ये पर्वत उठाया एक उंगली से, इतने राक्षसों को शमित कर दिया। तो यहां ऐसे याद रखेंगे कि रहस्य कथा उनकी बहुत सारी है। और फिर गुप्त वैरी, उनके बहुत सारे गुप्त वैरी भी थे। कंस उनके मामा ही उनके गुप्त वैरी थे। तो बहुत सारे श्री कृष्ण के गुप्त वैरी भी थे। रसातल यात्रा। रसातल यात्रा आप देखिए, जो कालिया नाग था उसको मारने के लिए उन्होंने रसातल की यात्रा की। धरती के नीचे भी चले गए तो उससे लड़ाई करते हुए फनों से धड़ 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 धड़। उचित दक्षिणा। बालकृष्ण है तो सभी लोग उनको दक्षिणा भी चढ़ाते हैं। आज भी श्री कृष्ण भगवान के युवावस्था से अधिक उनकी पूजा अर्चना उनके किशोरावस्था या बाल्यावस्था की होती है। जितना प्रेम उनको किशोरावस्था और बाल्यावस्था को मिलता है उतना युवावस्था को नहीं मिलता है। तो उनको उचित दक्षिणा भी लोग चढ़ाते हैं। हमारी घड़ी। बहुत सारे लोग घड़ी देख के कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं। जैसे आप देखें सूरदास को, तो श्री पर्वत पर जो मंदिर था उसमें 8 प्रहर लगाए गए थे। 8 प्रहरों में ड्यूटी लगाई गई थी और सभी को हर प्रहर में घड़ी देख के ही बताया जाता था, एक समय निर्धारित होता था, कितने समय से इतने समय तक आप बालकृष्ण की सेवा करेंगे। तो सब घड़ी देख के उनकी पूजा भी करते थे। और सद्भाव का अभाव। आज जब क्रिटिज्म आ गया, आलोचना आ गई, तब क्या हुआ, लोग सद्भाव कम कर दिए हैं भगवान के प्रति, आलोचना बहुत ज्यादा करने लगे हैं। तो इस तरीके से हमने एक ही रचनाकार से जोड़ के इन सारी चीजों को याद करने का प्रयास किया। नूतन ब्रह्मचारी थे, सुजान थे, उनकी बहुत सारी रहस्य कथाएं हैं। कई उनके गुप्तवैरी थे, कालिया नाग को मारने के लिए और रसातल की यात्रा किए।
अभी भी लोग उनको उचित दक्षिणा चढ़ाते हैं, घड़ी देखकर पूजा करते हैं, और आज सद्भाव का अभाव हो गया है। ये सारी जो रचनाएं हैं, उस रचनाकार से जोड़कर हम पढ़े तो हमें हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। वेरी गुड। तो यहां बालकृष्ण भट्ट को हम लोगों ने पढ़ लिया। अब अगले उपन्यासकार की तरफ हम सब बढ़ेंगे। ठीक है, तो दूसरे उपन्यासकार हैं यहां पर बालकृष्ण भट्ट के बाद राधा कृष्ण दास। अब इस उपन्यासकार को भी हम जब रटें, पढ़ें, याद करें तो इसके नाम को जोड़कर पढ़ें। नाम क्या है इनका? राधा कृष्ण के दास हैं ये। अभी हमने बालकृष्ण को पढ़ा, अब हम किसको पढ़ेंगे? उन्हीं के दास को पढ़ेंगे, राधा कृष्ण दास। और इस तरीके से अगर हम पढ़ेंगे तो सारी रचनाएं उनकी हम आसानी से याद कर सकते हैं। राधा कृष्ण दास, इनका एक उपन्यास जो खूब ज्यादा चर्चित हुआ, निस्सहाय हिंदू। निस्सहाय हिंदू। इस उपन्यास की डेट आपको याद रखना है। ओटीआर आपको रजिस्टर करना है ईएलटी ग्रेड के फॉर्म भरने के लिए। तो पहले ओटीआर आप भर लेंगे वेबसाइट पर जाकर, और फिर उसके बाद फॉर्म जब आएगा तभी आप उसको भर पाएंगे। तो आप सब पहले ओटीआर भर लें। ठीक है, राधा कृष्ण दास भी जो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई थे। शारीरिक कारणों से इनकी शिक्षा कम हुई, स्वाध्याय इन्होंने अधिक किया था, और ये 15 वर्ष की अवस्था में दुखिनी बाला के नाम से इन्होंने एक छोटा सा रूपक लिखा था जो कि नाटक में आता है। और एक उपन्यास जो निस्सहाय हिंदू है वह इनकी चर्चा का प्रमुख कारण है। निस्सहाय हिंदू जो है हिंदुओं की निस्सहायता और मुसलमानों की धार्मिक कट्टरता का चित्रण करने वाला उपन्यास है। तो यहां पर हम सब लिख लेंगे, हिंदुओं की निस्सहायता और मुसलमानों की कट्टरता को दिखाने वाला उपन्यास। उस उपन्यास की डेट भी आप याद रखिएगा। तो डेट कैसे याद रखेंगे? आपका जन्म मान लीजिए 1990 में हुआ है, बहुत सारे लोगों का जन्म 1990 में हुआ होगा। आपके मित्र, यार, दोस्त, भाई, बहन, किसी का भी जन्म अगर 1890 में हुआ, 1990 में हुआ है, तो आप याद करेंगे कि 1990 से 100 साल पहले 1890 में एक उपन्यास लिखा गया, जिस उपन्यास में जो हिंदू थे वो बहुत निस्सहाय थे। हिंदू कैसे थे? निस्सहाय थे। और निस्सहाय कौन थे? जो राधा कृष्ण दास।
के हिंदू थे। तो दास याद रखिएगा और निसहाय हिंदू जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो ये उपन्यास और इसका तथ्य जो है वो आपको याद रखना है। चलिए, अब यहां पर इन्होंने एक अच्छा काम किया कि भाई इन्होंने ज्यादा उपन्यास नहीं लिखे। इस उपन्यास में मुख्यतः क्या मिलता है, तो उस दौर में नवजागरण का लगभग काल था। 1857 की क्रांति हो चुकी थी और हिंदुओं और मुसलमानों में काफी मतभेद हो गया था, जिसमें मुस्लिम समाज का अंकन किया गया है। और यह एक ऐसा उपन्यास है जिसमें मुस्लिम समाज का अंकन किया गया है। और यह क्यों लिखा गया था, तो यह उपन्यास गोवध निवारण हेतु लिखा गया था। तो आज ही गोवध की समस्या बड़ी समस्या नहीं है, उस समय भी गोवध की समस्या बहुत बड़ी समस्या थी। तो गोवध की समस्या का अंकन इस उपन्यास में किया गया है। ठीक है, यहां पर लज्जाराम मेहता ने एक उपन्यास लिखा है जिसमें और इसके नाम में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। लज्जाराम ने लिखा आदर्श हिंदू और यहां ने लिखा है निस्सहाय हिंदू। आदर्श और निस्सहाय में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो मैं आपको यहां पर एक ट्रिक से बता देता हूं तो आपको हमेशा याद रहेगा। आदर्श हिंदू और एक उपन्यास है निस्सहाय हिंदू। आदर्श हिंदू का मतलब क्या हुआ कि इसके लेखक को भी रचनाकार से अगर आप जोड़कर याद करेंगे तो याद रहेगा आदर्श हिंदू को। आदर्श हिंदू जो है बड़े लज्जा करते हैं। क्या करते हैं? लज्जा करते हैं। यही याद रखिएगा कि आदर्श हिंदू क्या करते हैं? लज्जा करते हैं। और निस्सहाय हिंदू क्या करते हैं, क्या होते हैं? वो राधा कृष्ण के दास हो जाते हैं, क्योंकि जो निस्सहाय होगा वही भगवान के पास जाएगा। तो जो निस्सहाय हैं वो राधा कृष्ण के दास बन जाते हैं और जो आदर्श हिंदू हैं वो लज्जा करते हैं। तो इस उपन्यास को आप अलग अलग याद कर लेंगे, क्योंकि कई बार इस तरह से होता है। ये दोनों उपन्यास इतने नाम मिलते जुलते हैं कि परीक्षा में जल्दबाजी में गलत हो जाता है। तो यही याद रखेंगे, आदर्श हिंदू लज्जा करते हैं और निस्सहाय हिंदू भगवान की शरण में चले जाते हैं, राधा कृष्ण के दास बन जाते हैं। ठीक, चलिए अगले उपन्यासकार की तरफ बढ़ेंगे जिनका नाम है ठाकुर जगमोहन सिंह। इनका नाम है ठाकुर जगमोहन सिंह। बताइए, ठाकुर साहब ने जितने उपन्यास लिखे हैं वो सब परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इनका सबसे चर्चित जो उपन्यास है वो कौन सा है? आप सब जानते होंगे, इनके उपन्यास वैसे एक कवि के तौर पे भी जाने जाते हैं। तो आज हम इनके उपन्यासों पर चर्चा कर रहे हैं। ठाकुर जगमोहन सिंह के जो चर्चित उपन्यास हैं उसमें श्यामा स्वप्न बहुत महत्वपूर्ण है।
1888 का। श्यामा स्वप्न 1888 का। ठीक है, ये इनका बहुत चर्चित उपन्यास है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। ठाकुर जगमोहन सिंह भारतेंदु युगेन कवि हैं, आलोचक हैं, उपन्यासकार हैं और उस मंडल में भी हैं। छत्तीसगढ़ का इनका घर है, वहां पर इनका निवास है और इन्होंने 3 काव्य संग्रह भी लिखे हैं, श्यामलता, श्यामा सरोजनी और संपत्ति लता। कालिदास के मेघदूत का इन्होंने ब्रज भाषा में अनुवाद भी किया है। श्यामा स्वप्न इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण कृति है और ये नागरिक प्राणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित करवाया गया है। और यहां लिख लेंगे काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित। इस उपन्यास में एक खास बात और मिलती है, इसमें गद्य और पद्य दोनों का गद्य और पद्य दोनों का प्रयोग हुआ है। क्लियर है? तो इसमें गद्य और पद्य दोनों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, लेकिन गद्य की अपेक्षा पद्य बहुत कम है। पहले से उपन्यास लिखे ही जाते थे, मूलतः ये कवि हैं, तो कवि होने के कारण इनकी रचना में वो देखने के लिए भी मिलता है। इसमें वर्णात्मक शैली का प्रयोग किया गया है और प्रेम में जीवन का चरित्रांकन इस उपन्यास के केंद्र में है। ठीक है, तो श्यामा स्वप्न जो है वह बहुत चर्चित उपन्यास है और इसकी डेट आपको जरूर याद रखनी है। कैसे याद रखेंगे? श्यामा स्वप्न जो उपन्यास है यह इस उपन्यास में श्यामा एक स्त्री का नाम है और यह उपन्यास संवाद के रूप में लिखा गया है, जिसमें संवादों का प्रयोग प्रचुर मात्रा में किया गया है। अब यहां पर यह भाव प्रधान उपन्यास है। भाव प्रधान प्रेम अभिव्यक्ति परक अब इस उपन्यास को कैसे याद रखेंगे? तो नाम है ठाकुर जगमोहन। पहले के ठाकुर साहब का काम केवल होता था कि कोई श्यामा अगर दिख गई तो बस स्वप्न ही देखते रहते थे कैसे ये हमको मिलेगी। जैसे 12 बरस लो कुकुर जिए, 13 बरस लो जिए सियार, और बरस 18 छत्री जिए, आगे जीवन को धिक्कार। तो इनका काम क्या था भाई? केवल युद्ध करना था और कोई भी सुंदर स्त्री दिख जाए तो उसे अपने सेज पर सजाने का ख्वाब इनका रहता था। तो एक भाव प्रधान उपन्यास के रूप में इस उपन्यास को हम सब जानते हैं
ठीक है। और यह उपन्यास जो है, समकालीन प्रश्न जो उस दौर के थे उसको भी अपने कलेवर में दिखाने का प्रयास करती है। रामनाथ नायक है और जालपा इसकी नायिका है। नायक और नायिका भी इसके पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अभी बिहार में एक पेपर हुआ था या EMRS का पेपर हुआ था, दोनों में से किसका पेपर था, क्योंकि मैं पेपर सॉल्व करा रहा था तो उसी में ये था, तो वहां पर ये स्थिति थी। तो नायिका जालपा पूछा गया था, इनमें से कौन प्रेमचंद के उपन्यास की नायिका नहीं है, तो उसमें जालपा जो था वह था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और उपन्यासों पर चर्चा करते हैं। अगले उपन्यासकार हैं जिनका नाम है लज्जाराम मेहता। लज्जाराम मेहता के भी सारे उपन्यास महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये प्रेमचंद के पूर्व के उपन्यासकार हैं। तो लज्जाराम मेहता मोस्ट इंपॉर्टेंट उपन्यासकार आपके सीरीज में हो जाते हैं। इनके सभी उपन्यासों को हम सब लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेहता लज्जाराम है इनका नाम, और इनके उपन्यासों को हम जब याद करेंगे तो लज्जाराम मतलब दिमाग में अपने रखेंगे कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत लज्जा करता है, ऐसा जोड़ के याद रखेंगे तो कभी ये भूलेगा नहीं। धूर्त रसिकलाल धूर्त रसिकलाल धूर्त रसिकलाल। अब जितने भी झूठ मूठ के लज्जा दिखाने वाले लोग होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत धूर्त होते हैं। स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी। हमें जितने भी उपन्यासकारों को याद करना है उनकी रचना से जोड़कर याद करना है जिससे वो कभी न भूले। आदर्श दंपत्ति, आदर्श दंपत्ति, बिगड़े का सुधार। अब देखिएगा कि दोहरे नामकरण की भी स्थिति चालू हो जाती है, यानी एक ही रचना के दो दो नाम हमें देखने के लिए मिलते हैं। अथवा सती सुखदेवी, अथवा सती सुखदेवी। और जो उपन्यास इनका काफी कंफ्यूज करने वाला है, जिसको मैंने अभी कुछ देर पहले ही आपको याद दिलाया था, उपन्यास का नाम है आदर्श हिंदू। और इस उपन्यास का समय है 1914। अब यहां इनके ये सारे उपन्यास हो गए, धूत रसिकलाल, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी, आदर्श दंपत्ति, बिगड़े का सुधार अथवा सती सुखदेवी और आदर्श हिंदू। इनका जो पहला उपन्यास आता है वो 89 में आता है। 89, 99 और 1904 में।
अब ये जो दोहरा नामकरण वाला उपन्यास है, बिगड़े का सुधार अथवा सती सुख देवी, ये उपन्यास जो लिखा गया, यह भी काफी चर्चित उपन्यासों में एक है। ये इसके 3 साल बाद लिखा गया, यानी कि 1907 में लिखा गया। अब इनके उपन्यासों का कई बार क्रम पूछ लिया जाता है। अभी तक क्योंकि इतने उपन्यास कोई लिखा ही नहीं था, तो उसके उपन्यासों का क्रम पूछा जाए, तो इनके उपन्यासों का क्रम भी पूछ लिया जाता है। लज्जाराम मेहता के उपन्यास के क्रम। मेहता लज्जाराम शर्मा जो हैं, ये हिंदी, गुजराती, संस्कृत, मराठी और अंग्रेजी में भी रचनाएं करते थे और पत्रकार भी थे, साहित्यकार भी थे। पत्रकारिता में इन्होंने वेंकटेश्वर समाचार का संपादन किया। आज हम लोग इनके उपन्यासों को पढ़ रहे हैं। मेहता लज्जाराम शर्मा, इनका जो सबसे चर्चित उपन्यास है वो है आदर्श हिंदू, जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। इसे आप जरूर याद रखिएगा। मेहता लज्जाराम शर्मा, तो एक तथ्य के अनुसार देखें तो लगभग 13 उपन्यास इनके मिलते हैं, क्योंकि इन्होंने कुल 13 उपन्यास लिखा था। और ये प्रेमचंद पूर्व उपन्यासकारों में इनका बड़ा नाम है। लेकिन इनके जो चर्चित और महत्वपूर्ण उपन्यास हैं वो यही हैं। चलिए अब इनके उपन्यासों को हम याद करते हैं। कैसे याद करेंगे? तो लज्जा मतलब एक व्यक्ति है जो बहुत लज्जा करता है, लाज करता है। तो कोई कहता है कि भाई आपको एक स्त्री के अंदर क्या देखना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई मैं लड़की देखने गया था शादी के लिए, तो आप तुरंत क्या देख लेते हैं? मैं समझता हूं कि भारतीय समाज में 2 चीजें सबसे ज्यादा देखी जाती हैं लड़की के अंदर। एक उसकी लज्जा और एक उसकी, आप उसका स्वभाव कह सकते हैं या उसका मन कह सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी उसकी लज्जा। अब कोई लड़की आपको देखे और धीरे से और एकदम लजा जाए, मतलब आंखों से आंखें मिले और आंखों को वो फिर ऐसे धीरे से चुरा ले और लज्जा आ जाए, जैसे पानी पानी होना, शर्मा जाना। नायक और पुरुष क्या करता है, इसी में वो बहुत आकर्षित हो जाता है। तो यहां हम लज्जा वही सोचकर याद करेंगे कि कोई लज्जा वाला व्यक्ति है, लज्जाराम मेहता। तो लज्जा से जोड़ के इनके उपन्यासों को याद करेंगे। तो जितने धूर्त लोग होते हैं वो झूठ मूठ के बताते हैं कि मैं बहुत लज्जा करता हूं। पहला, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी। रमा और लक्ष्मी दोनों बहुत लज्जा करती थी। जितने आदर्श दंपति होते हैं वो बहुत लज्जा करते हैं। आजकल दिल्ली में तो एक ट्रेंड है कि आप प्यार करते हैं तो मेट्रो में भी चूमिए उनको, प्रेमिका को। और सीपी कनॉट प्लेस में ऐसी कई जगह हैं जहां पर प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे का प्रेम और इजहार करने के लिए सड़क पर एक दूसरे को चूमते हैं और बताते हैं कि हमारा प्रेम है, हमें किसी बात की लज्जा और शर्म नहीं है। तो जो आदर्श दंपति हैं वो क्या करते हैं, लज्जा करते हैं। ऐसे जोड़ के याद रखेंगे कि आदर्श दंपति क्या करते हैं, लज्जा करते हैं। आदर्श दंपति लज्जा करते हैं। लक्ष्मी और रमा लज्जा करती हैं।
और कोई व्यक्ति अगर बिगड़ जाए और बाद में उसके अंदर लज्जा आ जाए तो उसमें सुधार आ जाता है। कोई कहते हैं कि लाज न तो आवत तोहरे, कहते हैं तुमको लाजे नहीं आती। तो अगर कोई बिगड़ा है तो उसको याद है, तुमको लज्जा नहीं आती, और उसके अंदर अगर लज्जा आ गई तो बिगड़े का सुधार हो जाता है। तो बिगड़े का सुधार अथवा सती सुख देवी। आदर्श हिंदू, निसहाय हिंदू राधा कृष्ण के शरण में जाते हैं, और आदर्श हिंदू में लज्जा होती है। तो आदर्श हिंदू में लज्जा होती है और निसहाय हिंदू राधा कृष्ण के शरण में जाते हैं। इस तरीके से इनके उपन्यासों को आप अलग करके याद कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर एक कथा हम बना सकते हैं इसको ट्रिक से याद करने के लिए कि मेहता एक है जिनका एक कार्यक्रम खूब चर्चित हुआ था, मेहता उल्टा चश्मा खूब आता था टीवी पे। तो मेहता से जोड़कर याद करेंगे तो एक लज्जाराम मेहता है, वो क्या है, बहुत धूर्त आदमी है, और वो स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी नाम की दो महिलाओं के साथ रहते हैं, और अपने आप को वो आदर्श दंपति बताते हैं। और वो कहते हैं कि उनके पास जो भी आएगा वो उस बिगड़े व्यक्ति का सुधार करवा देंगे, और वो आदर्श हिंदुओं का ठिका लेते थे कि कोई अगर आदर्श हिंदू नहीं है तो लज्जाराम मेहता के पास आए उसको आदर्श हिंदू बना देंगे। तो एक कहानी बना ली हमने, एक लज्जाराम है जो कि बहुत धूर्त है, और उनकी दो पत्नियां हैं, एक रमा और एक लक्ष्मी। वो अपने आप को आदर्श दंपति कहते हैं और कहते हैं कि मेरे पास कोई आएगा तो मैं उस बिगड़े व्यक्ति का सुधार कर दूंगा, और वो आदर्श हिंदू बनाने का ठिका लेते हैं। तो इस तरीके से इनकी रचनाओं को हम इस ट्रिक से याद करेंगे तो हमेशा के लिए हमारे दिमाग में एक इमेज बन जाएगी। ठीक है, याद हो गया। चलिए अगले उपन्यासकार हैं किशोरीलाल गोस्वामी। किशोरीलाल गोस्वामी ने बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं। इतना इनके पास समय था कि धुआंधार उपन्यास लिखे हैं, और इनके सारे उपन्यास खूब चर्चित भी हैं और परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। तो चलिए, किशोरीलाल गोस्वामी ने कितने उपन्यास लिखे, यह भी एक प्रश्न बनता है। तो यहां लिखेंगे इन्होंने लगभग 65 उपन्यास लिखे हैं। मतलब एक काल के बराबर इन्होंने अकेले उपन्यास लिख दिया, इतना ज्यादा उपन्यास। इन्होंने 1910 में उपन्यास नामक पत्र का भी संपादन किया था। यह भी बहुत चर्चित तथ्य है और यह पत्रिका किस तरीके की थी, मासिक पत्र था। कौन सा? उपन्यास। यानी इस
पत्र का जो नाम था वह उपन्यास था, लेकिन यह पत्र किस तरीके का था? मासिक पत्र था। और यह उपन्यास के संपादक जो हैं वो स्वयं किशोरीलाल गोस्वामी हैं। ये निम्बार्क संप्रदाय के वैष्णव थे। निम्बार्क संप्रदाय के वैष्णव थे। इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण कथन कहा। ये उपन्यास को प्रेम का विज्ञान कहते थे। तो जो सबसे चर्चित कथन है कि उपन्यास को प्रेम का विज्ञान कौन कहता है, तो किशोरी कहती हैं। अब इनकी रचनाओं को हम कैसे याद करेंगे? इनकी रचनाओं को हम किशोरी से जोड़कर याद करेंगे। कैसे याद करेंगे? किशोरी से याद करेंगे जोड़कर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्राणिनी परिणय इनका एक उपन्यास है। इन्होंने दोहरे नामकरण का प्रयोग अधिक किया है। दोहरा नामकरण का तात्पर्य होता है कि एक ही उपन्यास का दो नाम। तो प्राणिनी नोट करते हैं। प्रणयिनी परिणय। प्रणयिनी का आप क्या तात्पर्य होता है, आप सब कमेंट करके हमें बताएं। त्रिवेणी व सौभाग्य श्रेणी। त्रिवेणी त्रिवेणी व सौभाग्य श्रेणी। सुख सरवरी। लावण्यमयी। इनके जो बहुत चर्चित उपन्यास है वही हम सब याद करेंगे। प्रेममयी। अब जो चर्चित उपन्यास है मैं उसको बताने जा रहा हूं, जिसको आप जरूर याद रखिएगा, और इनका सबसे चर्चित उपन्यास है स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी। स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी। ये उपन्यास ऐसा है कि जो पूरे साहित्य समाज को हिला के रख देता है। उस दौर में 1889 में बहुत चर्चित उपन्यास है। ठीक है, तो इस उपन्यास के विषय में हम अभी अलग से चर्चा करेंगे, क्योंकि ये उस दौर का सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास है। राजकुमारी चपला व नव्य समाज। तो सारे उपन्यासों के हमें डेट याद करने की जरूरत नहीं है। जो महत्वपूर्ण डेट होगी हम लोग केवल वही याद करेंगे। चंद्रावती व उल्टा कतूहल बदल ही लेते हैं। चंद्रावती व
उल्टा। चंद्रावती व उल्टा कुतूहल, चंद्रिका व जड़ाऊ चंपाकली, चंद्रिका व जड़ाऊ, ये भी। और एक इनका उपन्यास है तरुण तपस्विनी व कुटीर वासिनी, तरुण तपस्विनी। ये थोड़ा सा है या कुटीर वासिनी। इसके अलावा एक उपन्यास इनका है इंदुमती व वन विहंगनी, इंदुमती व वन विहंगिनी। सारे उपन्यासों को रटने की जरूरत नहीं है, मैं भी बता दूंगा कि कौन से उपन्यास इनके चर्चित हैं। पुनर्जन्म व सौतिया डाह, ये इनका चर्चित उपन्यास है पुनर्जन्म व सौतिया डाह। माधवी माधव व मदन मोहिनी, माधवी माधव व मदन मोहिनी। अब जो उपन्यास बताने जा रहा हूं, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अंगूठी का नगीना, अंगूठी का नगीना और तिलिस्मी शीश महल, अब ये इनके बहुत ही ज्यादा चर्चित उपन्यास हैं, जिसमें तिलिस्मी शीश महल बहुत महत्वपूर्ण है, अंगूठी का नगीना बहुत महत्वपूर्ण है, पुनर्जन्म व सौतिया डाह बहुत महत्वपूर्ण है, अंगूठी का नगीना बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है। अब किन उपन्यासों की डेट भी याद रखनी है, किन उपन्यासों की डेट भी याद रखनी है। तो 1890 में उन्होंने एक उपन्यास लिखा लवंग लता व आदर्श बाला, लवंग लता व आदर्श बाला 1890। अब इसको कैसे याद रखेंगे कि कोई एक युवती है जिसका नाम किशोरी है, तो किशोरियों को क्या पसंद होता है? लवंग लता खाना। भले आपको न पसंद हो, लेकिन आप ऐसे याद करेंगे कि किशोरियों को लवंग लता खाना बहुत पसंद होता है। हमेशा के लिए याद हो जाएगा किशोरी लाल गोस्वामी लवंग लता। ठीक है। स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी 1889 का उपन्यास है। यह दक्षिण भारत में फैली एक प्रथा का चित्रण करती है। ठीक है। तो ये उपन्यास जरूर लिखिएगा, स्वर्गीय कुसुम कुमारी। यह उपन्यास देवदासी प्रथा पर आधारित है। इसमें देवदासी प्रथा इस प्रकार से थी कि कोई गरीब ब्राह्मण या कोई भी गरीब जाति का व्यक्ति, निचली जाति का व्यक्ति, जिसकी कन्या जन्म लेती थी, बिटिया हो जाती थी, तो उसके विवाह के डर से और ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए कि अगले जो संतान हो, पुत्र पैदा हो,
पुत्र की कामना हेतु उस लड़की को मंदिर में दान दे देते थे। तो मंदिर में जब दान दे दिए, तो इस उपन्यास में मंदिर में जब दान देते हैं, फिर वो कुछ दिन वहां रहती है, पुजारी उसका शोषण करता है और फिर उसे वह चुन्नी नामक एक वेश्या को चकला घर में बेच देता है। तो एक स्त्री जो कि एक धार्मिक प्रथा से देवदासी बन के जाती है और पुनः वह व्यवसाय में चली जाती है, वेश्यालय में चली जाती है। तो देवदासी प्रथा को यहां पर बताया गया है और इस दृष्टिकोण से बहुत ही चर्चित उपन्यास है। ठीक है। भारतेंदु कब पढ़ाएंगे? भारतेंदु तो पढ़ा चुके हैं, तभी तो हम लोग गद्य पर आए हैं। भारतेंदु तो पढ़ा दिया गया है। अब आप किस बैच से हैं? तो स्वर्गीय कुसुम ये इनका देवदासी प्रथा पर आधारित एक चर्चित उपन्यास है। लवंगलता और आदर्श बाला तो ये इनका चर्चित उपन्यास है ही है। लीलावती व आदर्श सती लीलावती व आदर्श सती, इसकी डेट क्या है? इसकी डेट है 1901। चपला व नव्य समाज यह 1903 का है। जो थोड़ा सा महत्वपूर्ण है उसको हम इसकी डेट आपको बता दे रहे हैं, वैसे डेट याद करने की जरूरत नहीं है। तरुण तपस्विनी व कुटीर वासिनी ये 1906 का उपन्यास है। तरुण तपस्विनी व कुटीर वासिनी। लवंगलता जरूर याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपको जोड़ के याद भी दिखा दिया है, याद भी करा दिया है। पुनर्जन्म व सौतिया डाह यह उपन्यास जो है 1907 का है। और माधवी माधव मदन मोहिनी ये उपन्यास 1909 का है। अंगूठी का नगीना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट उपन्यास है। आप देखेंगे तो परीक्षाओं में कई बार ये पूछा गया है और ये 1918 का उपन्यास है। तो ये उपन्यास आप जरूर याद रखेंगे। इन्होंने जो भी उपन्यास लिखे हैं तो कुछ ऐतिहासिक उपन्यास भी हैं। अब इनके उपन्यासों में देखते हैं कि कौन कौन से उपन्यासों को हमें याद रखना है। इनका एक नाटक खूब पूछा जाता है, चौपट चपेट, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है। किशोरीलाल गोस्वामी, काशी में इनका जन्म होता है। त्रिवेणी व सौभाग्य श्रेणी, प्राणी परिणय, हृदय हारिणी, आदर्श रमणी, लवंगलता, आदर्श बाला, सुल्तान रजिया बेगम व रंगमहल में हलाहल भी एक महत्वपूर्ण उपन्यास है। सुल्तान ये थोड़ा सा चर्चित उपन्यास है, जिसे आप जरूर याद रखेंगे, एक आध बार परीक्षा में पूछा भी गया है। तो कुछ इनके ऐतिहासिक उपन्यास भी हैं, तो इस दृष्टिकोण से उपन्यास महत्वपूर्ण है। सुल्तान रजिया बेगम, रजिया बेगम
व रंग महल में हलाहल। इतने बड़े बड़े नाम इन्होंने रख दिए हैं कि सुल्तान रजिया बेगम व रंग महल में हलाहल भी इनका एक चर्चित उपन्यास है। जैसे इनका सुख सरवरी उपन्यास था तो बंगला भाषा से आश्रित था, लवणमयी भी इनका बंगला भाषा से था, प्रेममयी भी बांग्ला भाषा से था, इंदुमती व वन विहंगरी इनका ऐतिहासिक उपन्यास है, गुलबहार व आदर्श भ्रातृ स्नेह, गुलबहार व ये गुलबहार उपन्यास कई बार गुलबहार के नाम से पूछ लिया जाता है। वह आदर्श भ्रातृ स्नेह। तो यह भी उपन्यास आप अपने दिमाग में रख सकते हैं, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। तारा छात्र कुल कमालिनी जो उपन्यास है वो ऐतिहासिक उपन्यास है। एक इन्होंने उपन्यास लिखा जिंदा लाश, ये उपन्यास इनका जो है जासूसी है। तो एक प्रश्न बनता है कि जासूसी उपन्यासों की शुरुआत कब से होती है, किससे होती है? तो वहां पर गोपाल राम गहमरी का भी नाम आता है और किशोरीलाल गोस्वामी का भी नाम आता है। तो इस विवाद के विषय में भी आप सबको बताएंगे। जासूसी उपन्यास है। माधवी माधव और मदन मोहन का 2 भागों में लिखा गया उपन्यास है। कनक कुसुम व मस्तानी, कनक कुसुम व मस्तानी भी इनका एक उपन्यास है। मल्लिका देवी व बंग सरोजिनी, मल्लिका देवी व बंग सरोजिनी। तो इन सारे उपन्यासों को देख के घबराना नहीं कि यार इतने सारे उपन्यास हैं, कितने को याद करेंगे। तो ये सब याद करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस एक बार दिमाग में रख लीजिएगा। सोना और सुगंध व पन्नाबाई, सोना और सुगंध व पन्नाबाई, ये भी उपन्यास है। लखनऊ की कब्र व शाही महल सरा, लखनऊ की कब्र व शाही महल शरा। तो ये उपन्यास थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, एक आध बार परीक्षा में पूछा गया है। लाल कुंवर व शाही रंगमहल, लाल कुंवर व शाही महल। और एक उपन्यास इनका काफी चर्चित रहा है, जो कई बार परीक्षाओं में भी पूछा गया है। एक उपन्यास तो आपने गोदान देखा है, लेकिन यहां उपन्यास का नाम है गुप्त गोदान। तो ये उपन्यास मोस्ट इंपॉर्टेंट उपन्यास की श्रेणी में आता है। तो ये उपन्यास आप जरूर याद रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। गुलबहार इनका एक लघु उपन्यास है जिसका आकार बहुत छोटा है और प्लासी के युद्ध को आधार बना के उपन्यास लिखा गया।
ये द्विवेदी युग के प्रमुख गद्यकार के रूप में हम इन्हें जानते हैं और ऐतिहासिक उपन्यास लेखक के प्रवर्तक के रूप में ये उल्लेखनीय है। ऐतिहासिक उपन्यास लेखन के प्रवर्तक, ऐतिहासिक उपन्यास लेखन के प्रवर्तक के रूप में ये उल्लेखनीय है, जाने जाते हैं। इन्होंने कई लघु कथाएं भी लिखी हैं और कई उपन्यास भी इन्होंने लिखे हैं। लवंगलता इनका काफी चर्चित उपन्यास है। तो किशोरीलाल गोस्वामी की सारी रचनाएं महत्वपूर्ण हैं और जिन रचनाओं को हमने आपको याद कराया है वो रचनाएं आपको जरूर याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और भी उपन्यासों को देखते हैं, क्योंकि कहानी के क्षेत्र में भी इनका बहुत बड़ा नाम है। हिंदी की पहली कहानी जिसे कहा जाता है वह भी इन्हीं के द्वारा ही लिखी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपकी कोई समस्या है बैच को लेकर तो आप व्हाट्सएप करिएगा, तो वहां से आपकी समस्या का समाधान खोजा जाएगा। अगले हमारे जो रचनाकार हैं वो हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय। बड़ा लोग कंफ्यूज होते हैं कि यार कोई सिंह भी हो सकता है और उपाध्याय भी हो सकता है, ये दोनों कैसे हो सकता है? क्या ऐसा संभव है कि कोई सिंह भी हो जाए और उपाध्याय भी हो जाए? तो इस दौर में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जो हैं, अभी हम सामाजिक उपन्यासकारों को देख रहे हैं। इस दौर में ये जितने भी उपन्यासकार देखें ये सब सामाजिक उपन्यासकार आते हैं। हरिऔध के जो उपन्यास हैं वो काफी चर्चित हैं और महत्वपूर्ण हैं। इनके उपन्यासों में अधखिला फूल, ठेठ हिंदी का ठाठ, ये काफी महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। तो चलिए इनके उपन्यासों को हम नोट करते हैं। तो सबसे पहला और चर्चित उपन्यास जो हम याद रखेंगे, उपन्यास का नाम है देवबाला या ठेठ हिंदी का ठाठ। देवबाला या ठेठ हिंदी का ठाठ। कितना बड़ा नाम है इसका, देवबाला या ठेठ हिंदी का ठाठ। यह उपन्यास लिखा गया 1899 में। और एक उपन्यास इनका जो दूसरा है उसका भी नाम खूब पूछा जाता है, अधखिला फूल 1907 में लिखा गया। अधखिला फूल 1907 में। कैसे याद करेंगे, कैसे याद करेंगे इसे? चलिए देखते हैं। तो नाम है अयोध्या सिंह
तो अयोध्या में लोग जा रहे हैं देव को अधखिला फूल चढ़ाने, ऐसे याद कर ले। अभी क्या कर रहे हैं लोग, अयोध्या जा रहे हैं देव को अधखिला फूल चढ़ाने के लिए। अयोध्या जा रहे हैं देव को अधखिला फूल चढ़ाने के लिए। इस तरीके से आप चाहें तो इनके उपन्यास को जोड़कर याद कर सकते हैं। अब इनका जो चर्चित उपन्यास है ठेठ हिंदी का ठाठ, ये क्यों इतना चर्चित है बताएं आप सब। तो ये इसलिए चर्चित है, ठेठ हिंदी का ठाठ, यह उपन्यास 5 खंडों में विभक्त है और इस उपन्यास का जो है बहुत लंबाई नहीं है, यानी कि यह महज 54 पेज में लिखा गया एक उपन्यास है। और इस उपन्यास में ठेठ हिंदी के ठाठ में पूछा जाता है कि यह किस विधा की रचना है, कई बार यही पूछ लिया गया है। तो एक उपन्यास है, एक मुख्य तौर पर कवि के तौर पे जाने जाते हैं जैसे प्रिय प्रवास, वैदेही वनरास, कल्पलता, बोलचाल, पारिजात, ठेठ हिंदी। अब काव्य और मुक्तक के लिए जाने जाते हैं। 2 रचनाएं जो इन्होंने उपन्यास के रूप में लिखी हैं वो महत्वपूर्ण है। दरअसल एक दूसरे को बचपन से प्यार करने वाले किंतु लड़की के अन्यत्र विवाहित होने से लड़के के सन्यासी होने और फिर कई वर्ष बाद मिलने पर सन्यासी लड़के द्वारा लड़की की उजड़ी गृहस्थी व बिगड़े पति को सुधारने की कहानी यहां पर दी गई है। यानी कि लड़का और लड़की बचपन में प्रेम करते हैं और किसी कारण से वो बिछुड़ जाते हैं। लड़का सन्यासी बन जाता है, लड़की विवाह कर लेती है और बहुत दिनों बाद एक दूसरे से वो लोग मिलते हैं और वो लड़की की बिगड़ी हुई जिंदगी को, गृहस्थी को सुधार देता है और यही इस कहानी के केंद्र में है। ठीक है, इसमें बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया गया है, इसलिए भी यह उपन्यास काफी महत्वपूर्ण है। इन उपन्यासों में पुरुष पात्रों की प्रधानता है और स्त्री पात्र गौण हैं। ज्यादातर पुरुष पात्रों का प्रयोग किया गया है, स्त्री पात्र इनके गौण हैं। ठेठ हिंदी का ठाठ जो है, इस उपन्यास को 13 चरणों में विभक्त किया गया है। यानी कि ठेठ हिंदी का ठाठ 1, ठेठ हिंदी का ठाठ 2, ठेठ हिंदी का ठाठ 3, ठेठ हिंदी का ठाठ 4, इस तरह से कुल इसमें 13 ठाठ हैं। और ये मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया है, ठाठ न हो के ठाठ है, ठेठ हिंदी का ठाठ। तो 13 चरणों में ये ठाठ को विभक्त किया गया है। ठीक है, अब आप सभी बताएंगे कि ठाठ का मतलब क्या होता है। ठाठ तो इसके 2 नाम मिलेंगे, कहीं कहीं ठाठ मिलता है और कहीं कहीं ठाठ मिलता है। जैसे ठठेरा होता है वैसे कहीं कहीं ठाठ भी मिल जाता है। ऐसाराम, भड़क और तरीका, सरधर, शान,
रोप, रक्षा के काम आने वाला बांस का ढांचा, ये सारे अर्थ हो जाते हैं ठाट के। तो लोग कहते हैं कि इसका खूब ठाट है। तो अच्छा जो स्वरूप है किसी के जीवन का, उसे क्या कहते हैं? ठाट कहते हैं कि यह व्यक्ति तो बहुत ठाट बाट से रहता है। पात्र और यहां पर जानने की आवश्यकता नहीं है। तो जितना महत्वपूर्ण है उतना ही हमें पढ़ना है, उतना ही हमें याद करना है। ठीक है। ब्रजनंदन सहाय अगले उपन्यासकार हैं। पहली क्लास में इनके एक उपन्यास के विषय मैंने आपको कुछ बताया था, आप सब कमेंट करके बताएं। उपन्यास का नाम है सौंदर्योपासक। अब आप सब कमेंट करके हमें बताएंगे कि सौंदर्योपासक उपन्यास किस दृष्टिकोण से बहुत ही चर्चित उपन्यास है। तो यह आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया कथात्मक शैली में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास है। तो क्यों चर्चित है? क्योंकि यह आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है, इसलिए महत्वपूर्ण है। ठीक है। क्या भाई समस्या है? किसको नहीं समझ में आ रहा है? कंटेंट पूरा नहीं मिला है, क्या समझ आएगा? अरे कौन सा कंटेंट नहीं मिला भाई? देखिए कई बार क्या होता है कि कुछ लोग बहुत दिन बाद क्लास देखते हैं, बहुत लोग YouTube पे क्लास देख लेते हैं लेकिन ऐप पर क्लास ही नहीं देख पाते कि उनको क्लास कैसे मिली है। और स्वाभाविक है कि आप जिस बैच में क्लास लिए हैं उस बैच में भी देखिए कि क्लास गई है कि नहीं गई है। तो बहुत सारे लोगों को ऐप पे दिखाना पड़ता है कि ये क्लास यहाँ पर उपलब्ध है। तो कभी भी आपको समस्या हो बैच से संबंधित तो पहले आप संस्था में संपर्क करिए, मुझसे संपर्क करिए, फिर उसके बाद आप किसी नतीजे तक पहुंचिए। ठीक है। धारणा बनाने से अच्छा है कि पहले बात कर लीजिए। ठीक है। तो आप समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास करिए और सारे बैचेस पढ़ाए जाते हैं और पूरा कंटेंट दिया जाता है। परीक्षा से पहले आपको रिवीजन भी कराया जाता है, टेस्ट सीरीज भी दी जाती है। तो टेस्ट सीरीज हम आपको तब देते हैं तो परीक्षा होने वाली होती है, पहले नहीं देते क्योंकि हम परीक्षा का स्वभाव समझने का प्रयास करते हैं, परीक्षा की प्रकृति समझने का प्रयास करते हैं कि इस बार किस तरह का प्रश्न बनाया जाएगा। बहुत सारे संस्थान आपने एडमिशन लिया, 10 टेस्ट सीरीज आपको दे दिया तो किसी काम की नहीं है। तो हम परीक्षा से पहले जो टेस्ट सीरीज बनाते हैं उस परीक्षा के दृष्टिकोण से बनाई जाती है। तो टेस्ट सीरीज का मतलब ही होता है कि परीक्षा के 10-15 दिन पहले। ठीक है। तो उस तरह के टेस्ट सीरीज बनाते हैं, उस तरह का काम करते हैं, तो वो सारी चीजें आपको सब समय पर मिलती है। ठीक है। अब हम यहां पर बात करेंगे ब्रजनंदन सहाय 1912 में, राधाकांत 1918। राधाकांत 1918 ये दो उपन्यास हैं। अच्छा, यूकेएलटी बैच में। ठीक है। आप देखेंगे, आप व्हाट्सएप करिएगा, आपकी समस्या देखी जाएगी कि कहां समस्या आ रही है। आपको सारी क्लासेस पढ़ाई गई हैं, उसमें आपको क्या नहीं मिला है वो देख लिया जाएगा, तो आप व्हाट्सएप कर दीजिए। ठीक है। चलिए, तो राधाकांत जी हैं, इनका उपन्यास मतलब सॉरी राधाकांत एक उपन्यास है 1918 का और एक सौंदर्योपासक उपन्यास है 1912 का। सौंदर्योपासक उपन्यास परीक्षा के दृष्टिकोण से ये काफी महत्वपूर्ण है, तो इसे आप याद रखिएगा।
ब्रजनंदन सहाय, इसके अलावा अद्भुत प्रायश्चित, अद्भुत प्रायश्चित, यह एक इनका उपन्यास है। और एक उपन्यास इनका है राजेंद्र मालती, राजेंद्र मालती उपन्यास तो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, 1906 का यह भी है। और एक उनका उपन्यास महत्वपूर्ण है अरण्यबाला। ये उपन्यास जो है ये 1912 का है और इस दृष्टिकोण से ये उपन्यास 15 का है, ये महत्वपूर्ण है। इन्होंने एक उपन्यास लिखा है जिसका नाम है लालचीन। तो ये उपन्यास कई बार परीक्षा में पूछा गया है, मतलब ये उपन्यास मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आता है। तो ये उपन्यास 1920 का है, लालचीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो लालचीन, अरण्यबाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अद्भुत प्रायश्चित महत्वपूर्ण है, सौंदर्योपासक भी महत्वपूर्ण है। तो ये इतने इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हो गए जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। मन्नन द्विवेदी अगले हैं। मन्नन द्विवेदी, एक उपन्यास है इनका जो थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, रामलाल और कल्याणी। रामलाल और कल्याणी नाम है इनका, मन्नन द्विवेदी। डेट याद करने की जरूरत नहीं है, 1917 और 1920। तो इतने महत्वपूर्ण नहीं है। मन्नन भाई साहब, मन्नन द्विवेदी। राधिका रमण प्रसाद सिंह, राधिका रमण प्रसाद सिंह, इनका एक कहानी बहुत चर्चित है। राधिका रमण प्रसाद सिंह की कहानी बहुत महत्वपूर्ण है। एक आप लोग कमेंट करके मुझे बताएं कि इनकी कौन सी कहानी बहुत चर्चित है। इनका एक उपन्यास है वन जीवन व प्रेम लहरी, वन जीवन व प्रेम लहरी। ये उपन्यास इनका उतना महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, कल्याणी जैनेन्द्र का भी है, ठीक है। अब यहां पर ये सारे उपन्यास हो गए। हाँ, कानों में कंगना, एकदम सही बात है। अब कल हम लोग बात करेंगे ऐतिहासिक उपन्यासकारों की। हमने पहले सामाजिक उपन्यासकारों की बात किया और फिर ऐतिहासिक उपन्यासकारों की कल बात करेंगे।
लेकिन कुछ और उपन्यासकार भी इसमें बाकी रह गए हैं, पहले उनको हम लोग यहां पर नोट कर लेते हैं। तो चलिए फटाफट हम लोग नोट करते हैं। रत्नचंद्र प्लीडर, रत्नचंद्र प्लीडर एक मिलेंगे आपको, सामाजिक उपन्यासकार हैं और इनके उपन्यास का नाम है नूतन चरित्र। नूतन चरित्र 1887 का उपन्यास है। अब इन उपन्यासों को ऐसे एक एक बार दिमाग में रख लीजिए। मुंशी ईश्वरी प्रसाद एवं कल्याण राय, मुंशी ईश्वरी प्रसाद व कल्याण राय वामा शिक्षक, उपन्यास का नाम है वामा शिक्षक, 1883 का है उपन्यास। (1883) का उपन्यास है। इसी में एक नाम आपको मिलेगा भुवनेश्वर मिश्र का, घटाऊ घटना। भुवनेश्वर मिश्रा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा भी गया उपन्यास है। 1884 ईस्वी का है, ये भी आप सब याद रखेंगे। जैनेन्द्र किशोर, जैनेन्द्र किशोर, उपन्यास का नाम है गुलेनार और ये उपन्यास 1907 का है। तो ये उपन्यासकार हैं पंडित देवी प्रसाद शर्मा, ये भी सामाजिक उपन्यासकारों में एक हैं और इनके उपन्यास का नाम है सुंदर सरोजिनी। सामाजिक उपन्यासकारों में मुरलीधर शर्मा, मुरलीधर शर्मा, सत्य कुलाचरण, सत्य कुलाचरण यह इनके उपन्यास का नाम है। इसके अलावा कमला प्रसाद का उपन्यास है कुल कलंकिनी। तो हम लोग सामाजिक उपन्यासकार और उपन्यास पढ़ रहे हैं। लोचन प्रसाद पांडे, लोचन प्रसाद पांडे और इनके उपन्यास का नाम है दो मित्र। ये सारे सामाजिक उपन्यास हैं। ये मैं आपको बता दूं, ये जो नाम है ये दोनों नाम मिलते हैं, घराऊ घाट और घटाऊ घटना, दोनों नाम मिलते हैं इसके। इसको मैं स्पष्ट कर दूंगा। तो लोचन प्रसाद पांडे का जो उपन्यास है वो दो मित्र है। रामदरस वैश्य, रामदरस वैश्य
फूल में कांटा और धोखे की टट्टी, ये दो उपन्यास हैं इनके। गया चरण त्रिपाठी, इनकी कहानी का नाम है सती। बलदेव प्रसाद मिश्र, बलदेव प्रसाद मिश्र सामाजिक उपन्यासकार हैं। हिरण्मयी और स्वर्णमयी, ये दो उपन्यास हैं। हरस्वरूप पाठक, उपन्यास का नाम है भारत माता। कृष्णलाल वर्मा, उपन्यास का नाम है चंपा। श्याम किशोर वर्मा, उपन्यास का नाम है काशी यात्रा। गंगा प्रसाद गुप्त, उपन्यास का नाम है लक्ष्मी देवी। रुद्रदत्त शर्मा, उपन्यास का नाम है स्वर्ग में महासभा। आप सबको कमेंट करके बताना है कि स्वर्ग में विचार सभा किसकी रचना और किस विधा की रचना है। स्वर्ग में विचार सभा किसकी रचना है और किस विधा की रचना है, ये आप सबको कमेंट करके बताना है। ठीक है, कल हम लोग ऐतिहासिक उपन्यास और जासूसी उपन्यासों को पढ़ेंगे। कल हम लोग ऐतिहासिक उपन्यास और जासूसी उपन्यासों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो साथियों आज के लिए इतना ही। क्लास कैसे लगी आप सब जरूर बताइएगा। कल फिर आप सबसे मुलाकात होगी। और बैच से संबंधित कोई समस्या है तो आप परिवार के हिस्सा हैं, व्हाट्सएप करिए, निश्चित तौर पर आपकी सहायता की जाएगी। मेरे पर्सनल नंबर पर भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, 9310 वाला जो नंबर है, और संस्था के नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो ऐसी कोई समस्या नहीं है, मैं जब तक हूं आपको कोई समस्या लेने की जरूरत नहीं है। बस पढ़िए, हमें रिजल्ट चाहिए। और आप मुझसे चाहे जितना काम ले लीजिए, चाहे जितनी मेहनत करवा लीजिए, लेकिन रिजल्ट चाहिए मुझे। बिहार में आपने अच्छा रिजल्ट दिया, लेकिन सभी साथियों का नहीं हो पाया, इसके लिए भी काफी दुखित हूं। और बहुत सारे लोग तो आलस में फॉर्म ही नहीं भरे थे एस्टेट का, जिसकी वजह से उनके हाथ से वो मौका निकल गया। तो इस बार एस्टेट का फॉर्म भर दीजिए। यूपी में नौकरी मिल जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक ऑप्शन और आपके पास बिहार वाला बना रहेगा। फॉर्म जरूर भरिए, तैयारी भी करिए एस्टेट की। तो आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। शुभ रात्रि।